हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित तिवारी है। आज प्रकाश का दूसरा टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोग जो है पढ़ेंगे दर्पण तथा दर्पण के प्रकार। दर्पण हम पिछली कक्षा में एक्सप्लेन कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्यतः स्टूडेंट्स तीन प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रतीक क्या होते हैं? समतल दर्पण को एक जैसा नाम ही है समतल दर्पण, एक लाइन खींच करके इसके पीछे हम लोग एक लेप लगा देते हैं, लेपित करते हैं। कल मैं पिछली कक्षा में बताया था सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगता है। अवतल दर्पण ये खोखले कांच के गोले को काट कर बनाया जाता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर हम लोग एक लेप लगा देते हैं। उभरे हुए पृष्ठ का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मेरा हाथ है, अभी ये सीधा है, पारदर्शी अगर है, इसके इस तरफ अगर देखें हमारी स्किन थोड़ी सी क्या है, काली है, या इसे लेप मान लें तो यानी ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। इसी हाथ को थोड़ा सा मैं बेंड कर लूँ, मोड़ लूँ, मोड़ने के बाद ये देखेंगे तो भरे हुए पृष्ठ पर ये लेप लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। इसी हाथ को, और इसी हाथ को अगर मैं ऐसे बेंड कर दूँ और इस तरफ लेप ऐसे लगा रहे तो इसे क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण कहा जाएगा। रही बात परिभाषा की, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? एक ऐसा पारदर्शी कांच, समतल पारदर्शी कांच जिसके किसी एक पृष्ठ पर लेप लगा दिया जाता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर लेप लगा दिया जाता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जब किसी खोखले कांच के गोले को काटकर उसके दबे या चपटे हुए भाग पर लेप लगा दिया जाता है या कलई कर दिया जाता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के मुख्यतः कई गुण होते हैं, मगर कम से कम हमें हर एक टॉपिक की क्वालिटीज़ की कम से कम 5 क्वालिटीज़ याद रखनी चाहिए, यानी 5 गुण याद रखने चाहिए। तो नंबर 1 समतल दर्पण का जो गुण है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नंबर 3 समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में अगर कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी है तो दर्पण में भी वह उतनी ही दूरी पर रखी हुई प्रतीत होती है। समतल दर्पण में पार्श्विक विस्थापन होता है और समतल दर्पण की ओर अगर हम जिस वेग से दौड़ रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब हमारी ओर दुगने वेग से दौड़ता है। आज हमें समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के गुणों के बारे में ही समझना है इस क्लास में। तो देखिए, समतल दर्पण में जो मुख्यतः गुण होते हैं, सबसे बड़ा गुण है पार्श्विक विस्थापन, लैटरल से डिस्पेंस कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, समतल दर्पण के सामने, तो दाईं ओर की चीज़ें बाईं ओर और बाईं ओर की चीज़ें दाईं ओर दिखाई देती हैं। इसी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। पार्श्विक विस्थापन को अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या होता है पार्श्विक विस्थापन में? जैसे मान लीजिए ये आपका बी है और अगर इसे हम दर्पण में देखेंगे तो ये क्या होगा? लाइन है तो लाइन ही रहेगा, मगर आपका बी इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, अगर ये सी ऐसे है देखने में लगता है तो इसमें आप देखेंगे तो सी ऐसे बन जाएगा। जहाँ आपकी टेस्टिंग वगैरह कराई जाती है वहाँ पे आप देखेंगे जो सामने लिखा रहता है वो उल्टा रहता है, मगर पीछे एक मिरर लगा देते हैं। मिरर से देखने की वजह से वो सब कुछ सीधा सीधा दिखाई देने लगता है, क्योंकि अगर वो सीधा रखेंगे तो मिरर में से उल्टा दिखाई देगा तो अगला जो व्यक्ति आँख का चेकअप कराने आया है उसे सही वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, वस्तुएं दिखाई देंगी सॉरी, मगर वो उसे समझ नहीं पाएगा कौन सा दायां है कौन सा बायां है, उसे पढ़ने में कठिनाई होगी। और जो लोग अनभिज्ञ होते हैं, सॉरी कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था रहता है? अल्फ़ाबेट्स नहीं रहते हैं, इसके लिए कटे हुए चिन्ह बना दिए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कौन सा सिंबल किस साइड है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, तो इसे देख करके वो डॉक्टर समझ जाता है कि इनकी आँख की रोशनी किस हद तक सही है, कितने डायप्टिकल की है। ठीक है, तो समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण देखिए, पार्श्विक विस्थापन, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो है मान लीजिए एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति x दूरी पर खड़ा हुआ है।
तो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब भी इसी दर्पण में ऐसा आभास होगा कि जैसे ये यहाँ से भी दर्पण के पीछे भी कितना दूरी पर खड़ा है, 10 या 80 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये भी एक प्रतिबिंब है। अगर यही v वेग से दर्पण की ओर दौड़ने लगता है, ये भी v वेग से दौड़ने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, सापेक्षिक वेग 2v हो जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण के गुण हो गया। आपके कितने गुण में बताया, फिर से एक बार आप समझ लीजिए क्या क्या गुण होता है। समतल दर्पण में सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में पार्श्विक विस्थापन होता है, अर्थात दाईं ओर की चीज़ें बाईं ओर शिफ्ट हो जाती हैं, बाईं ओर की चीज़ें दाईं ओर शिफ्ट हो जाती हैं। इसके अलावा समतल दर्पण में अगर कोई व्यक्ति उससे x दूरी पर खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में या दर्पण के पीछे x दूरी पर दिखाई देता है, या कोई व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से दौड़ता है तो उसका प्रतिबिंब भी उसकी ओर v वेग से दौड़ता है, सापेक्षिक वेग 2v हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, तो फिर से अवतल दर्पण की परिभाषा पहले आप लिखेंगे। अवतल दर्पण क्या होता है, जब हम किसी खोखले कांच के गोले को काट कर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर, किसी नहीं उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देते हैं तो उसी को अवतल दर्पण कहा जाता है। ये खोखले कांच के गोले के काटने का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो कि एक फुटबॉल का गोला है, एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट है, और उसे हम लोग काट लें। ऐसे देखिए, ये गोला हो गया फुटबॉल का एकदम कांच का, इसे हम यहाँ से या फिर यहाँ से ऐसे काट लेते हैं, तो काटने के बाद हमें क्या मिलेगा, इसका उभरा पृष्ठ एक इधर है, इसका उभरा पृष्ठ एक इधर आ जाएगा कटने के बाद, यानी ये पूरा काट के निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके इस उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर दें तो हमारा अवतल दर्पण हो गया, और अगर हम इसके चपटे या अंदर की ओर ऐसे कलई कर दें तो हमारा कैसा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि जब किसी खोखले कांच के गोले को काट कर उसके उभरे हुए पृष्ठ पर कलई या लेप लगा देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण का गुण क्या है, अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा नहीं, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि वस्तु की स्थिति क्या है। अभी आपको हम बताएंगे कि वस्तु की स्थिति मतलब उसमें क्या होता है, यफ होता है, आर होता है, यानी फोकस वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या होती है, वस्तु का लोकेशंस क्या है, कहाँ पे वस्तु है, तो इसी के अनुसार वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबें बनती रहती हैं। ठीक है, अब उत्तल दर्पण की बात किया जाए, क्या होता है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जब हम किसी खोखले कांच के गोले को काट कर, यानी मैं उत्तल दर्पण की परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनना और लिखना। जब किसी खोखले कांच के गोले को काट कर हम उसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई कर देते हैं या दबे हुए पृष्ठ के अंदर कलई कर देते हैं तो उसी को उत्तल दर्पण कहा जाता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। वो डिपेंड करता है कि वस्तु की स्थिति क्या क्या है। जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये आपके थे समतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, इनके थोड़ा बहुत गुण में बता दिया क्या होता है। अब देखिए इसमें एक टर्म आया, बार में बोला वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा प्रतिबिंब के कितने प्रकार। तो सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा मैं बोलने जा रहा हूँ। किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, बड़ा है। एक बार फिर से, किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। इस चीज़ को मैं फिगर से समझाऊं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ बस फिगर के अनुसार ही बोल रहा हूँ, जो कि हमारे दिमाग में है वो फिगर, मैं उसी को कथन के रूप में जल्दी से बोल देता हूँ। और जल्दी से बोलने का भी पर्पज़ है ताकि ये वीडियो बहुत बड़ा न बने।
आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके हमारी बात को सुनिए, इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी बात को सेंटेंस को थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। देखिए, जैसे मानिए कि ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये इसका क्या होगा अभी हम बताना है, हमें समझाना भी है मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है। चलिए आप लोग ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए इसके सामने मैं वस्तु रखा हूँ, ये भी ये चलेगा, प्रकाशीय किरण टकराएगा और जो है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं परावर्तन के पश्चात कहाँ आती हैं? फोकस से जाती हैं, और फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए आप बस इतना समझिए कि दर्पण से परावर्तन के बाद ये परावर्तित किरण, ये आया आपतित किरण, और ये टकरा करके जो लौटता है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जो किरणें वस्तु से दर्पण तक आती हैं उसका नाम आपतित किरण, और जो किरण टकरा करके लौट जाती है उसका नाम क्या होता है? परावर्तित किरण। क्या होता है उसका नाम? परावर्तित किरण होता है। जैसे फिगर में अगर देखा जाए तो BC और BD ये किरणें आकर के टकरा रही हैं, तो BC और BD हमारी आपतित किरण है, जबकि CB' और DB' ये टकरा करके वापस जा रहे हैं, तो ये कैसी किरणें हैं? परावर्तित किरणें हैं। और ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण यहीं पे काट रहा है, अतः B का जो प्रतिबिंब है B' हमें यहीं पे प्राप्त हो जाएगा। मैं B बोला, और अगर पूरे वस्तु AB की बात करें तो जहाँ ये काटता है वहीं से मुख्य अक्ष पे लंब आप खींच देंगे तो ये A' B' इस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब परावर्तन के पश्चात जब किरणें वास्तव में काटें, जैसे यहाँ पे काट रही हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किरणें काटती हुई प्रतीत हों परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, तो उसी को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का क्या होगा फिगर? इसी अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को इसके ध्रुव और फोकस के बीच में रख दें तो इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। क्योंकि इस कंडीशन में जो यहाँ से चलने वाली किरणें होती हैं वो फैलती हुई प्रतीत होती हैं। फैलती मतलब कि परावर्तन के पश्चात वो आगे कभी नहीं मिलेगी, तो हम कल्पना करके इसे पीछे ऐसे डैश 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 करके बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे काटते हैं, यहीं इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? तो दो तरह की प्रतिबिंब होती हैं, एक वास्तविक और एक आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में काटें तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं उस बिंदु को, और जब काटती हुई प्रतीत हो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब एक जरूरी चीज़ है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? कक्षा 10 वालों में, कक्षा 10 में पहले था, ये इंपॉर्टेंट भी था। अब जो है अधिकतर ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते तो न्यूमेरिकल आने लगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा हम लोग को फोकस भी करना, मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है? नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। पर्दे का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसके सामने कोई स्क्रीन लगा देंगे तो किरणें परावर्तन के पश्चात जाकर इस पर्दे पर काटेंगे, आप उसका प्रतिबिंब पर्दे पर देख सकते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब में इस साइड हम लेप लगा दी है तो किरण तो जा ही नहीं पाएगा, हम लोग कल्पना कर रहे हैं, अतः क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, वो अवतल दर्पण में बनता है, और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा बनता है। ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण नहीं बनता, अवतल दर्पण में एक ही स्थिति में आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु कहाँ होती है? फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। ठीक है, तो मुख्यतः अगर अंतर की बात किया जाए तो आप एक ही अंतर मेन है, वैसे तो बनाने के लिए ढेर सारे सोच के बना दिया जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में काटती हैं, आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में नहीं काटती हैं, ये तो बात की बात है, आप कितना भी बना करके जोड़ के लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मगर मुख्य अंतर आप जानिए जो सबसे मेन है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, हम प्रतिबिंब के बारे में बता दिए हैं। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे परावर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख पद और परावर्तन के नियम क्या हैं, उसके बाद दर्पण में UV-F में संबंध, उसका निगमन क्या है, यही सब चर्चाएं की जाएंगी। धन्यवाद।